चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है डेटा एनालिसिस। ठीक। हमने अभी तक के लेक्चर्स में बात की है डेटा प्रिपरेशन की। किसकी बात की है? डेटा प्रिपरेशन की। देखिए, डेटा प्रिपरेशन और डेटा एनालिसिस एक कंप्लीट प्रोसेस है फाइनली आपके डेटा को उस फॉर्म में पाने का जिसमें हम उसको यूज कर सकें। डेटा प्रिपरेशन और डेटा एनालिसिस एक दूसरे से प्रोसेस जो है एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है। जैसे ही हम डेटा प्रिपरेशन हम अप्लाई करते हैं अपने डेटा सेट पे, डेटा सेट क्या है? उसको बोला गया है जो हमने अलग अलग रिसोर्सेज से डेटा इकट्ठा किया है। जैसे ही हम उस डेटा को इकट्ठा करते हैं तो हम उस पर डेटा प्रिपरेशन की टेक्निक्स लगाते हैं, साथ ही साथ हम उस पर फिर अप्लाई करते हैं डेटा एनालिसिस का। किसका यूज करते हैं? डेटा एनालिसिस का। ठीक है, तो उसी में से आज हम बात करेंगे डेटा एनालिसिस के बारे में। चलिए देखते हैं कि डेटा एनालिसिस क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग डेटा टू डिस्कवर यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यानी यहाँ पे भी हम डेटा को क्लीन करने के बाद उसमें से अपने काम की वो यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालना जिससे हम बिजनेस डिसीजन मेकिंग कर सकें, उसको बोला जाता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का जो पर्पस होता है वो डेटा यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके उसके बेसिस पे सिर्फ डिसीजन लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डेटा एनालिसिस purpose is to extract useful information from the data set on the basis of which we can make useful decision, जिसके बेसिस पे हम यूजफुल डिसीजंस ले सकते हैं। डेटा एनालिसिस टूल का यूज करके यूजर्स डेटा को प्रोसेस तथा मैनिपुलेट करते हैं, यानी जो इंफॉर्मेशन बेटा बीच बीच में ज्वाइन ना करें ताकि लेक्चर स्मूथली चल सके और रिकॉर्ड हो सके। ठीक है, डेटा एनालिसिस टूल का यूज करके यूजर्स डेटा को प्रोसेस और मैनिपुलेट करते हैं, यानी हम जो डेटा हमने अभी तक डेटा प्री प्रोसेसिंग के बाद हमने गेन किया है उसमें हम क्या करते हैं और फर्दर कुछ टूल्स और टेक्निक का यूज करते हुए उसको प्रोसेस करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं और अपने काम की जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम उसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी जो डेटा हमारे पास है फाइनली हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस। डेटा सेट के बीच के रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं तथा these tools are also helpful to identify patterns and trend for interpretation। ठीक है, डेटा एनालिसिस का एक काम साथ में यहाँ पे ये भी होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा हमारे पास आया है उनके बीच में रिलेशनशिप को भी आइडेंटिफाई करना। डिफरेंट डिफरेंट डेटा कहाँ से आया है? आपने पहले अभी तक पढ़ा है अभी तक के चैप्टर्स में कि जो भी हम डेटा को हम गैदर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, तो उनकी वजह से जो आपका जो डेटा है उसमें बहुत सारी क्या होती है, डुप्लीकेसी होती है। वो अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, वो अलग अलग फॉर्मेट में होता है। उसके बाद जब हम उसको क्लीन करते हैं, क्लीन मतलब उसमें से डुप्लीकेसी को हटाते हैं, उसमें से एरर्स को दूर करते हैं, उसमें से मिसिंग वैल्यूज को दूर करते हैं। उसके बाद वो डेटा को हम क्या करते हैं, एक जगह गैदर करके उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद जब हम उसको एनालाइज करते हैं डेटा एनालिसिस वाले स्टेप में, उस केस में हम क्या करते हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको एनालाइज करते हैं कि भाई ये जो अलग अलग जो आपके पास डेटा है अलग अलग टेबल्स में मेंटेन है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और क्या इस रिलेशनशिप से हम अपनी काम की चीजों को और निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कभी कभी एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्या करते हैं, हम चीजों को गैदर करते हैं, उसके बाद हम कई बार उन गैदर चीजों को देख के एनालाइज करते हैं कि हाँ यार इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है या नहीं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी सेवरल मेथड्स हम अप्लाई करते हैं ताकि हम ये एनालाइज कर पाए कि ये जो डेटा सेट्स हमारे पास आए हैं या ये जो डेटा हमारे पास आया है उसमें कोई आपका रिलेशनशिप है या नहीं। These tools are also helpful to identify patterns and trend for interpretation। इन टूल्स का यूज करते हुए, किन टूल्स का? जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं, हम जो डेटा सेट है उसमें से कुछ पैटर्न जो काम के होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेंड भी, जो हमारा ट्रेंड है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, डेटा एनालिसिस इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इन टूडेज टाइम।
आज के समय में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आप क्या शॉपिंग कर रहे हैं, क्या आप कर, जैसे कि आप क्या गूगल सर्च करते हो, गूगल सर्च करते हो आप अपने फोन में, एंड्रॉयड फोन में या आपका जो भी फोन है, आप उसमें क्या करते हो कि आपको कुछ खरीदना है तो आप क्या करते हो, उसके लिए सर्च करते हो। सर्च कैसे करते हो कि भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको शूज खरीदना है, आपने क्या, शूज अंडर 2000 रुपीज या शूज ऑफ पर्टिकुलर ब्रांड, आप इस तरह से उसको सर्च करते हो। तो सर्च जब करते हो तो मीन वाइल आपका जो गूगल है या आपके जो भी एआई है, वो पीछे से क्या करता रहा है, आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते रहती है, आपकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करती रहती है कि भाई यूजर ने किस तरह से चीजों को उसको सर्च करना शुरू किया, क्या उसके ट्रेंड थे, क्या उसके पैटर्न थे। ठीक है, उसके बाद जब आप उसे करते हो तो जब आप बाद में कुछ और काम यूज करते हो तो उस समय आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, वो आपके सर्च किए हुए पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है, और जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसके आधार पे वो इंटरप्रेट करके आपको यूजफुल रिजल्ट दिखाता है ताकि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसको परचेज करें। ठीक है, इससे क्या होता है, कंपनी को इनडायरेक्टली प्रॉफिट पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, क्योंकि आप अब उसको सेल करें, उसको परचेज करेंगे, परचेज करने से कंपनी को प्रॉफिट पहुंचा। लेकिन उसको प्रॉफिट पहुंचाने के लिए कंपनी ने क्या किया, इनडायरेक्टली आपको वो ऐड दिखाया, आपको लगा कि भाई हमने जो सर्च कर रहे थे उससे रिलेटेड हमारे सामने ऐड है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो डेटा एनालिसिस का काम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आप एनालिसिस करके किसी भी चीज के बारे में काफी हद तक यूजफुल इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं। जैसे कि आप कोई कंपनी का शेयर बाय करते हैं, अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं या आप शेयर बाय करते हैं तो आप उसके पिछले कुछ सालों का ट्रेंड एनालाइज करते हैं कि ये शेयर कितना नीचे गया है, यानी कितना लो प्राइस पे बिका है या कितना हाई प्राइस पे बिका है, इस शेयर को खरीदने के बाद कितने दिन में इससे प्रॉफिट रिटर्न हुआ है, प्रॉफिट अगर रिटर्न हुआ है तो किस रेशियो में प्रॉफिट रिटर्न हुआ है। ये सारी चीजें जब आप उसको एनालाइज करते हो उसके बाद आप ठीक ठीक प्रिडिक्ट कर पाते हो कि हाँ, कि ये आपका किस हद तक आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ। जब भी आप किसी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करते हो, आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप पहले उसके थ्रू आउट क्या करते हो, नोट्स से प्रिपेयर करते हो, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जाते हो, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करते हो। देन उसके बाद हाई मार्क्स गेन करने के लिए आप क्या करते हो, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उनको पढ़ते हो, उसको आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, आप फिर उस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि जो आपने पैटर्न एनालाइज किया है उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली चीजें आने की उम्मीद ज्यादा होती है। तो डेटा एनालिसिस यहाँ पे भी आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे हो, आप उसमें से कॉमन पैटर्न निकाल रहे हो। कॉमन पैटर्न क्या है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, रिपीटिशन वो कॉमन पैटर्न है आपका, आपने उसको निकाला, उसके बेसिस पे फाइनली आप फिर प्रिडिक्ट करते हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हर बार आता है तो इसके भी चांसेस काफी ज्यादा है, इसके आने के चांसेस ज्यादा है, या पर्टिकुलर चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस कम आते हैं या पर्टिकुलर चीज पे न्यूमेरिकल नहीं आते, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई क्या हमारा आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी डेटा एनालिसिस में की जाती है। डेटा एनालिसिस के लिए निम्नलिखित टूल का यूज किया जाता है। अब कुछ टूल्स के नाम दिए गए हैं जो डेटा एनालिसिस में डे टू डे लाइफ में आज के करंट सिनेरियो में करंट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो हम उन कुछ टूल्स का नाम ले रहे हैं यहाँ पे। वो टूल्स कौन कौन से हैं? पहला टूल है एक्स प्लेंटी, दूसरा टूल है एनालिटिक्स, तीसरा टूल है माइक्रोसॉफ्ट एचडी इनसाइट, अगला टूल है आपका स्काई ट्री, उससे अगला टूल है आपका टैलेंट, उससे अगला टूल है स्पाइस मशीन, उससे अगला टूल है अपाचे स्पार्क, अगला टूल है आपका प्लॉटी, उससे अगला टूल है आपका अपाचे समाओ, उससे अगला है ल्यूमिफाई, नेक्स्ट है आपका आर प्रोग्रामिंग, एंड उसके बाद लास्ट टूल है जो मैंने लिखा है यहाँ पे IBM SPSS मॉड्यूलर। ठीक है, ये कुछ टूल्स हैं जो आज की तारीख में आपका डेटा एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं करंट सिनेरियो में, यानी आज की इस टेक्नोलॉजी के दौर में इन टूल्स का जनरली यूज किया जाता है किस पर्पज से? डेटा एनालिसिस के पर्पज से। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस टेक्निक्स, यानी ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका यूज किया जाता है डेटा एनालिसिस को यूज करने में। ठीक है,
तो जो टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी, हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक टेक्निक का यूज करके भी हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, और हो सकता है इन टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन का यूज करके भी हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं। मेजर डेटा एनालिसिस मेथड्स आर, पहला है आपका टेक्स्ट एनालिसिस। देखते हैं टेक्स्ट एनालिसिस में क्या है। इसे डेटा माइनिंग भी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्कवर अ पैटर्न इन लार्ज डेटा सेट्स एंड ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू बिजनेस इंफॉर्मेशन। यानी टेक्स्ट एनालिसिस में हम जो भी प्रोसीजर अपनाते हैं वो सिमिलर होता है जो हम डेटा माइनिंग में अप्लाई करते हैं, और फाइनल जो आउटपुट आता है वो आता है हमारे पैटर्न्स की टर्म में, जिसकी हेल्प से हम रॉ डेटा में से अपने काम की बिजनेस इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। याद कीजिए जब हमने डेटा माइनिंग पढ़ा था उसमें हमने डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर पढ़ा था, उसमें आपने फाइनली देखा था कि यूजर के पास रिप्रेजेंटेशन से पहले क्या मिलता है आपको, पैटर्न, और वो पैटर्न कहाँ से मिलते हैं आपको, डेटा माइनिंग इंजन से। और डेटा माइनिंग इंजन उनको प्रोड्यूस करता है, साथ साथ किसमें स्टोर करता है, नॉलेज बेस में। तो वो जो पैटर्न्स हैं वो यही चीज यहाँ पे टेक्स्ट एनालिसिस में भी आपकी डिस्कवर की जाती है, एंड उसी के बेसिस पे फाइनली रॉ डेटा में से बिजनेस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगली टेक्निक है आपकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कौन सी है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इस टेक्निक को देखते हैं। इट इंक्लूड्स कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन and modeling of data. It analyzes a set of data or a sample of data. यानी ये जो टेक्निक है इसमें हम या तो कंप्लीट डेटा सेट पे ये अप्लाई की जाती है या उसके कुछ पोर्शन पे हम ये अप्लाई करते हैं। और इस टेक्निक्स में हम क्या क्या यूज करते हैं, कलेक्शन का, एनालिसिस का, इंटरप्रिटेशन का और प्रेजेंटेशन का, और फाइनली जो हमारा डेटा है उसको हम एज अ मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ये हुआ। अब ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दो तरह की होती है। पहली होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और दूसरी होती है इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। ठीक है, ये दो तरह की होती है। अब नेक्स्ट टेक्निक का बात करते हैं जो डेटा एनालिसिस में आती है, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक एनालिसिस। क्या बोलते हैं हम उसको, डायग्नोस्टिक एनालिसिस। चलिए बात करते हैं डायग्नोस्टिक एनालिसिस की। इट शोज व्हाई डिड इट हैपन। ठीक है, यानी यहां पे हम इस तरह के एनालिसिस में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये जो चीज है वो क्यों हुई, व्हाई डिड इट हैपन, ये क्यों हुआ। यहां पे हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाय फाइंडिंग द कॉज फ्रॉम द इनसाइट फाउंड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, यहां पे हम क्या है, कॉज पता करते हैं कि भाई ये जो चीज हो रही है डेटा में, ये जो इवेंट हुआ है जो हमने डेटा के इंटरप्रेट करके पता करा है भाई ये कोई इवेंट हुआ है तो वो क्यों हुआ है। तो यहां पे हम ये चीज फाइंड आउट करते हैं। इसका यूज डेटा के पैटर्न के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है। यानी जो डेटा अपना आपका जो पैटर्न शो कर रहा है, यानी डेटा आपकी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन शो कर रहा है जिसमें बिहेवियर एक आपको प्रिडिक्ट हो रहा है, तो वो ये किया जाता है कि भाई ये क्यों हुआ। जैसे कि आप मान सकते हैं कि डायग्नोस्टिक का एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूं मैं। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसकी साइकोलॉजिकल, जिसकी दिमागी तौर पर हालत ठीक नहीं है। तो जब हम उसको एनालाइज करते हैं, जब डॉक्टर उसको एनालाइज करता है, वो ये पैटर्न एनालाइज करता है कि भाई जब आपका क्या बोलते हैं पेशेंट जो है वो कब कब एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, वो डॉक्टर ये आइडेंटिफाई करता है कि क्या चीजें हैं, किस बेसिस पे ये जो पेशेंट है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, या उसको पागलपन के दौरे हो रहे हैं, या वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो नॉर्मल में नहीं आती। तो ऐसे कुछ रीजंस होंगे, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करता है, उसको डायग्नोस करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसको मॉनिटर करता है, और फाइनली उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है जिसकी वजह से वो इवेंट ट्रिगर हो रहा है। तो सेम यहाँ पे भी किया जाता है कि भाई हम ऐसी चीजों को फाइंड आउट करते हैं जिससे पता चलता है कि भाई ये इवेंट जो है वो क्यों हुआ, डेटा में ये जो बिहेवियर आ रहा है वो डेटा में ये बिहेवियर क्यों आ रहा है। ठीक है, यदि बिजनेस प्रोसेस में कोई न्यू प्रॉब्लम आती है तो इस एनालिसिस में उस प्रॉब्लम के सिमिलर पैटर्न को देखा जा सकता है। यानी अगर हमारे बिजनेस में कोई नई प्रॉब्लम आई है, अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारी सेल्स है मान लीजिए गिरती जा रही है, तो हम क्या करते हैं, तो हम
अपनी कंपनी का डायग्नोस्टिक एनालिसिस करते हैं, अपने प्रोडक्ट का डायग्नोस्टिक एनालिसिस करते हैं और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है या हमारी प्रोडक्टिविटी है उसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी सेल्स गिरती जा रही है। तो डायग्नोस्टिक एनालिसिस की हेल्प से हम कुछ प्रीवियसली जो हमने एनालाइज किए हुए, जो आइडेंटिफाई किए हुए पैटर्न्स, उनको हम कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई वाकई में क्या प्रॉब्लम है। यानी किसी भी चीज में अगर हम ये रीजन जानना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ या कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डायग्नोस्टिक एनालिसिस का यूज करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका मूव करते हैं हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस। किसकी बात करते हैं हम? प्रिडिक्टिव एनालिसिस। अब बात कर रहे हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस की। इट शोज व्हाट इज लाइकली टू हैपन। ठीक है, इसमें करंट या पास्ट डेटा का यूज करके फ्यूचर आउटकम का प्रिडिक्ट किया जा सकता है। यानी जैसे कि आपको विजिबल है स्क्रीन पे, प्रिडिक्टिव एनालिसिस में क्या करते हैं, जो हमारे पास करंट डेटा सेट है और जो हमारे पास प्रीवियस डेटा सेट थे, यानी उनमें से जो हमें नॉलेज मिली, यानी प्रीवियस नॉलेज और करंट नॉलेज के बेस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या आउटकम आ सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने शेयर मार्केट का एग्जांपल लिया था, उसमें क्या था कि हम ये देख सकते हैं कि भाई अभी हमारे करंट शेयर का प्राइस क्या था, प्रीवियसली जो हमारा शेयर मार्केट था उसमें क्या प्राइस उसके चल रहे थे, उसके बाद उसने कितना गेन किया था, कितना उसने लूज किया था, उन सभी प्रीवियस डेटा और एनालिसिस के बेसिस पे और करंट डेटा की हेल्प से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये एनालाइज कर सकते हैं कि भाई आगे फ्यूचर में इसका आउटकम क्या आएगा। नेक्स्ट है आपका प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। नेक्स्ट क्या है आपका? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। यह सभी प्रीवियस एनालिसिस की फाइंडिंग को कंबाइन करता है तथा डिटरमाइन करता है कि करंट प्रॉब्लम या डिसीजन में क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे कि आपको इसकी डेफिनेशन से फाइंड आउट हो गया होगा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारी प्रीवियस फाइंडिंग है, प्रीवियस फाइंडिंग मतलब जो भी हमारी पुरानी प्रॉब्लम थी उनके जो भी सॉल्यूशन आए थे, ठीक है, उन सॉल्यूशन को और उनको कंबाइन करके ये डिटरमाइन करता है कि जो हमारी करंट प्रॉब्लम है उसके लिए हमें क्या सॉल्यूशन निकालना है या उस करंट प्रॉब्लम में हमें क्या डिसीजन आपको परफॉर्म करना है, आपको क्या डिसीजन लेना है। तो यहाँ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का यूज किया जाता है अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके सामने आती है तो। नेक्स्ट है आपका डेटा एनालिसिस प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है आपका? डेटा एनालिसिस प्रोसेस। इट इज नथिंग बट गैदरिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग अ प्रॉपर एप्लीकेशन और टूल। इस इन्फो या डेटा के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। डेटा एनालिसिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं एक प्रॉपर टूल की हेल्प से, और उस गैदर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, उस गैदर डेटा की बेसिस पे हम एक डिसीजन लेते हैं जो हमें आगे फ्यूचर के लिए यूजफुल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। इसमें कुछ आपकी फेजेस आती हैं डेटा एनालिसिस प्रोसेस में, वो कौन कौन सी हैं? डेटा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा एनालिसिस के प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं, ये फेजेस आती हैं। पहला डेटा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, दूसरा है डेटा कलेक्शन, तीसरा है डेटा क्लीनिंग का, चौथा है आपका डेटा एनालिसिस का, फिफ्थ है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन और लास्ट में आपका डेटा विजुअलाइजेशन। देखिए विजुअलाइजेशन से पर्पज है आपका उसका प्रेजेंटेशन से। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले फेज की। पहला फेज कौन सा है आपका? पहला फेज है आपका डेटा रिक्वायरमेंट गैदरिंग। कौन सा है? डेटा रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। इस फेज में यह डिसाइड किया जाता है कि क्या एनालाइज किया जाता है और कैसे मेजर करना है। ठीक है, यानी इस फेज में ये डिसाइड किया जाएगा कि हमें क्या तो एनालाइज करना है और उसको एनालाइज करने के लिए उसको किस तरह से मेजर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे
क्या करते हैं, हम डेटा रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में भी, वहां पे पहला क्या फेज था, डेटा गैदरिंग का था फेज, डेटा रिक्वायरमेंट गैदरिंग का था। वहां पे हम कस्टमर से ये इन्फॉर्मेशन लेते थे कि भाई आपको क्या बनवाना है, किस तरह का सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपको क्या काम करने, कैसे कैसे उसमें आपको आपको चीजें चाहिए, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन हम वहां गैदर करते थे। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से हम यहाँ पे ये गैदर करते हैं कि फाइनली हमको किस तरह के डेटा पे काम करना है, उसमें क्या चीज को हमें एनालाइज करना है और क्या मेजर करना है, उसी के बेसिस पे हम डेटा को गैदर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है डेटा कलेक्शन का। इस फेज में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट किया जाता है, यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि भाई हमें ये इस तरह का डेटा चाहिए एनालाइज करने के लिए, ये सब चीज चाहिए, उसके बाद जब हमें वो पता चल जाता है रिक्वायरमेंट का, हम डेटा को उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गैदर करना स्टार्ट करते हैं, उसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटा क्लीनिंग। क्या है आपका डेटा क्लीनिंग? अब देखिए इसमें क्या है, कलेक्टेड डेटा कभी कभी इररिलेवेंट होता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं, एरर्स होती हैं, सो डेटा शुड बी क्लीन्ड एंड एरर फ्री। यह फेज एनालिसिस से पहले करनी चाहिए, बिकॉज बेस्ड ऑन डेटा क्लीनिंग योर आउटपुट ऑफ एनालिसिस विल बी क्लोजर टू योर एक्सपेक्टेड आउटकम। हमने डेटा गैदरिंग से पहले 2 से 3 बार हमने पढ़ा था कि व्हाट इज डेटा क्लीनिंग और डेटा प्री प्रोसेसिंग। वहां पे क्या करते थे हम, मेनली स्टेप परफॉर्म किया जाता था डेटा क्लीनिंग का। डेटा क्लीनिंग से मतलब क्या था हमारा, कि भाई जो हमारा डेटा आया है वो अलग अलग सोर्सेज से आया है, अलग अलग सोर्सेज से आने की वजह से उसमें बहुत सारी डुप्लीकेसी हो सकती है, यानी सेम इन्फॉर्मेशन हर डेटा में हो सकती है। तो हमें बार बार उस अगर डुप्लीकेशन हम उसको रिमूव नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जब हम उसको प्रोसेस करेंगे तो बार बार सेम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारा जो होगा पैसा वेस्ट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डेटा क्लीनिंग में ऐसी डुप्लीकेसी को हटाते हैं। दूसरी चीज, जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है अलग अलग सोर्सेज से, हो सकती है वो इररिलेवेंट आपके फॉर्मेट में हो, उसमें कुछ एरर्स हो, तो उन एरर्स को भी रिमूव करना होता है। उनमें कुछ मिसिंग वैल्यूज हो, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने टेबल आपने कहीं से गैदर की है, उसमें डेटा है, उसमें कुछ आपके फील्ड जो है वो ब्लैंक है, तो क्या है, मिसिंग वैल्यूज हैं, तो उनको भी हमें दूर करना पड़ता है, क्योंकि जब आप उसको प्रोसेस करेंगे तो आपकी जो टूल्स हैं उन मिसिंग वैल्यूज को नल वैल्यू उसमें से वो कलेक्ट करेंगे और गलत आपको आउटपुट शो करेंगे। तो कुल मिला के डेटा क्लीनिंग करना इसलिए जरूरी है, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, ताकि उसमें से आपके इररिलेवेंट डेटा, यानी जो काम का डेटा नहीं है वो हट जाए, डुप्लीकेसी हट जाए, उसमें से और भी जो चीजें हैं जैसे एरर्स हैं वो हट जाए, मिसिंग वैल्यूज हैं वो हट जाए, ताकि जो हमें इनपुट जो हम डेटा दे रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन हो, प्रिसाइज हो, ठीक हो, जिसके बेसिस पे जो आउटपुट आएगा हमारा एनालिसिस के बाद वो भी हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार सही आए। ठीक है, तो इसलिए डेटा क्लीनिंग को हम डेटा एनालिसिस से पहले करते हैं। नाउ आपके पास डेटा आपको क्लीन होके मिल गया, आपके पास जो डेटा था अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा हुआ और उसको हमने अब क्लीन कर चुके हैं। अब फाइनली हम उस पर क्या करेंगे, डेटा एनालिसिस को इंप्लीमेंट करेंगे। अगला स्टेप है डेटा एनालिसिस का। वंस द डेटा इज कलेक्टेड, क्लीन्ड एंड प्रोसेस, इट इज रेडी फॉर एनालिसिस। यानी अभी तक हमने क्या किया, डेटा को रिक्वायरमेंट इकट्ठी की, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा इकट्ठा किया, उसमें हमने डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स लगाई, उसमें से हमने डुप्लीकेसी, एरर और भी जो चीजें थी वो हमने उसको रिमूव कर दी। फाइनली हमारे पास जो डेटा आया वो बिल्कुल क्लीन है, एक्यूरेट है, जिसके बेसिस पे अब हम उस पर डेटा एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं। इस फेज में डेटा एनालिस्ट टूल्स एवं सॉफ्टवेयर का यूज करके डेटा को इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड किया जा सकता है। यानी यहाँ पे आप क्या करते हैं, जब हमारे पास वो डेटा क्लीन होके आ गया है, अब यहाँ पे डेटा एनालिसिस टूल्स को हम क्या करते हैं, उस डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि उस डेटा को इंटरप्रेटेड या अंडरस्टैंड, यानी उसमें से काम की चीजों को आप निकाल सकते हो जो आपको एनालिसिस पर्पज से चाहिए, जिसको आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, इसमें डेटा को सिंपली वर्ड्स में या टेबल या चार्ट के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। यानी जो आपने डेटा आपको एनालाइज कर रहे हैं, जिसको आप कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे टेबलर या चार्ट की फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, एक्सप्रेस करते हो, ताकि आप उसको और अच्छे से एनालाइज कर सको। जैसे कि आपको पता है कि हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक लिमिट तक कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लिमिटेड संख्या में आपके पास डेटा हो, तो अगर हम उसको विजुअल फॉर्म में देखें
चार्ट की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं, उसको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। इसीलिए जो डेटा हम एनालिसिस कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम उसको इन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इन फॉर्म में उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि हम उसका आसानी से इंटरप्रिटेशन कर सकें। नेक्स्ट है आपका डेटा विजुअलाइजेशन। क्या है आपका डेटा विजुअलाइजेशन? इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है। इट इज ऑफन यूज टू डिस्कवर अननोन फैक्ट्स एंड ट्रेंड बाय ऑब्जर्विंग रिलेशनशिप एंड कंपेयरिंग डेटा सेट्स। यू कैन फाइंड अ वे टू फाइंड आउट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। फाइनली इंटरप्रिटेशन के बाद वो जो डेटा है उसको हम विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उसमें से आपके जो पैटर्न्स हैं, जो आपके ट्रेंड्स हैं, उसको आसानी से हम कंपेयर कर सकें दूसरे आपके चार्ट से, दूसरे आपके जो आपने एनालिसिस करके डेटा निकाला है, और फाइनली हम उसमें से कुछ काम की इंफॉर्मेशन को निकाल सके। तो फाइनल स्टेप था आपका डेटा विजुअलाइजेशन। उसके बाद अब हम करते हैं समराइजेशन एंड डेटा सेट। समराइजिंग, अब हम क्या करते हैं? समराइजिंग द डेटा सेट। इट इज कैन बी डन इन मैनी वेज एज फॉलोज। चेक डायमेंशन ऑफ द डेटा सेट। ठीक है, अब बात करते हैं कि डेटा जो हमारा है, उस डेटा सेट जो था, अब उसको हम कैसे समराइज करें। इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला है आपका लिस्ट द एंटायर डेटा। जितना भी डेटा है उसको आप एज ए लिस्ट उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। व्यू द स्टेटिस्टिकल समरी ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स। हमने जो उसकी स्टेटिस्टिकल समरी की है उस डेटा की, उसकी हम क्या करेंगे? उस समरी को हम एक जगह इकट्ठा करेंगे। ब्रेक डाउन ऑफ द डेटा बाय द क्लास वेरिएबल। और उसके जो क्लास, उस डेटा में जो यूज होने वाले वेरिएबल्स हैं, उनके हेल्प के बेस पे हम उस डेटा को डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में और फर्दर उसको डिवाइड करते हैं। तो ये था आपका डेटा एनालिसिस का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेटा विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? डेटा विजुअलाइजेशन। आप बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कोई भी जानकारी, यानी कोई भी नॉलेज है आपकी, अगर आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा, फुल स्टॉप। विजुअल एलिमेंट जैसे कि चार्ट, ग्राफ एंड मैप्स डेटा विजुअलाइजेशन टूल का यूज करके डेटा में ट्रेंड, आउटलायर एवं पैटर्न्स को देखा जा सकता है। ठीक है, तो डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स का क्या मतलब है यहाँ पे? यानी हम ऐसी टेक्निक्स का यूज करते हैं जिससे हम डेटा को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। क्या कर सकें? विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। विजुअल फॉर्म क्या हो सकती है आपका? क्या हो सकता है? चार्ट भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है, या कोई आपका वीडियो भी हो सकता है। इस तरह की चीजों में अगर हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें तो उसको बोला जाता है डेटा विजुअलाइजेशन का। इसका यूज करते हुए, यानी डेटा विजुअलाइजेशन का यूज करते हुए हम आसानी से पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेटा में जो ट्रेंड चल रहा है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आउटलायर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, आउटलायर क्या होती है? आउटलायर होता है आपकी एबनॉर्मल एक्टिविटी। ठीक है, क्या होती है आपकी? एबनॉर्मल एक्टिविटी। यानी आपके डेटा में कुछ ऐसा पर्टिकुलर डेटा है जो थोड़ा एबनॉर्मल है, तो वो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो विजुअल टेक्निक्स की हेल्प से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी उसमें सेल्स है, तो जनरली आपके हर साल में सेल आती जा रही है। मान लीजिए आपके 2000 से लेके सन 2020 तक की सेल का पैटर्न आपके पास है, तो आपने जो उसको है ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो किसी ईयर में आपकी सेल हुई मान लीजिए 1000, अगले साल में हुई 2000, फिर अगले साल हुई 1500, फिर अगले हुई 2500, इस तरह से आपकी सेल चलती रही। लेकिन मान लीजिए 2015 में आपकी सेल हुई अचानक से 12000, तो वो क्या है? ग्राफ एकदम से वहां पे एबनॉर्मल शो होगा। तो जब हम डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि भाई ये अचानक से ग्राफ में एकदम से यहाँ पे तेजी थी, बहुत ज्यादा तेजी थी, कई गुना तेजी थी, और फिर बाकी जगह पे आपका ग्राफ जो है नॉर्मल 1000 से 2000 की रेंज में चलता चला जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस ईयर में पर्टिकुलर कुछ चीज ऐसी हुई थी जिससे हमारा जो सेल थी इतनी गुना ज्यादा तेज होगी। तो आप सीधा उस ईयर पे फोकस कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर ईयर की सेल को आप फर्दर एनालाइज कर सकते हो। तो डेटा विजुअलाइजेशन में यहाँ पे इन सब चीजों का बहुत ज्यादा यूज होता है। कॉमन जनरल टाइप्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन आर,
यानी कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन जो हम यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो कौन कौन से हैं? चार्ट, ठीक है, टेबल्स। टेबल्स का हम जनरली यूज आज की तारीख में भी यूज करते हैं, जो हम जैसे सेल्स मेंटेन कर रहे हैं या पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, या किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, या कॉलेज में हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि भाई एक स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के रिगार्डिंग कि कितने मार्क्स आज के हर किसी सब्जेक्ट में आए, तो उसके लिए भी हम क्या है, गूगल शीट्स में, यानी आप क्या कर सकते हैं उसमें, एक्सेल शीट्स में आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हो टेबलर फॉर्म में, एक्सेल में। तो वहां पे भी हम उससे क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और उसमें आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई कितने बच्चे पास हैं, कितने बच्चे फेल हैं, क्या रिकॉर्ड है मेंटेन इसका इस सब्जेक्ट में क्या है। तो आसानी से हम पूरी इन्फॉर्मेशन को वहां पे डिपिक्ट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्राफ्स, फिर उससे अगला है मैप्स, फिर आपका है इन्फोग्राफिक्स, फिर आपका है डैशबोर्ड। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं या कुछ टाइप्स हैं जिनका हम यूज करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन में, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका यूनिवेरिएट डेटा, ठीक है, यूनिवेरिएट डेटा। तो आपके डेटा विजुअलाइजेशन में जब हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद जब डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें कुछ चीजें हैं कि भाई यूनिवेरिएट डेटा क्या है, ठीक है। तो डेटा की यहाँ पे वेरिएबल जो डेटा में यूज हो रहे हैं उसके बेसिस पे ये बताया गया कि यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, ठीक है, एंड ट्राइवेरिएट, इस तरह से चीजें। अब जैसे कि वर्ड आपको पता है कंप्यूटर साइंस में जब हम यूज करते हैं यूनी, इसका मतलब है वन, बाई मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री, ठीक है। इस तरह से हम वर्ड्स यूज करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है यूनिवेरिएट यानी सिंगल वेरिएबल। अब इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। दिस टाइप ऑफ डेटा कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वेरिएबल, यानी ऐसा डेटा सेट जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो उसको बोला जाता है यूनिवेरिएट डेटा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में ऐसा डेटा जिसमें सिंगल वेरिएबल हो उसको बोला जाता है यूनिवेरिएट डेटा। इसीलिए यूनिवेरिएट डेटा की एनालिसिस सबसे सिंपल है क्योंकि यह केवल एक ही क्वांटिटी के साथ डील करती है। इट डज नॉट डील विद कॉज और रिलेशनशिप, ठीक है। यानी जो यूनिवेरिएट डेटा होता है वहां पे हम आसानी से उसको एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि वहां पे हमें सारा फोकस किस पे डालना है, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल की एनालिसिस पे फोकस डालना है, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉजेज और रिलेशनशिप, यानी जो डेटा के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स होंगी, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है और किस तरह से वो चीजें हो रही हैं उस पर कोई फोकस नहीं करना होता। यहाँ पे सिर्फ हमें उस सिंगल वेरिएबल की स्टडी करनी होती है, इसलिए बोला जाता है उसको यूनिवेरिएट डेटा। एंड द मेन पर्पस ऑफ द एनालिसिस इज टू डिस्क्राइब द डेटा एंड फाइंड पैटर्न्स दैट एग्जिस्ट विद इन। और उसी सिंगल वेरिएबल की स्टडी करके हम डेटा के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उस डेटा के बारे में अलग से और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालते हैं। एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे देखिए एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है। पहला कॉलम था हाइट इन सेंटीमीटर जो बता रहा है कि जो आगे जो है वो हाइट दी हुई है वो सेंटीमीटर की फॉर्म में दी हुई है, और कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 186, 164, 167.3, 170 एंड ऑल। ये क्या है, हाइट्स दी हुई है सेंटीमीटर में। आगे चलते हैं, इसमें 7 स्टूडेंट्स की हाइट है, यानी 186 से लेके 180 तक ये टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट हमने मेंशन की हुई है। किसमें है ये मेंशन हाइट, सेंटीमीटर में। इसमें केवल एक ही वेरिएबल है हाइट, इट इज नॉट डीलिंग विद एनी कॉज और रिलेशनशिप, यानी यहाँ पे सिर्फ हाइट के बारे में बात की है, सिर्फ हाइट के रिलेटेड डिटेल है, उस सिंगल वेरिएबल जो हाइट को इंडिकेट कर रहा है उसके बारे में डिटेल है। इसके अलावा कोई भी रिलेशनशिप कि भाई इसकी हाइट उससे छोटी है या उससे ज्यादा बड़ी है, यानी इनके बीच में कोई कंपैरिजन है या कोई रिलेशनशिप है, इसके बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है, इसके बारे में कोई यहाँ पे डील नहीं की गई है। इसमें पैटर्न के डिस्क्रिप्शन के लिए सेंट्रल टेंडेंसी मेजर, मीन, मीडियन या मॉड, डिस्पर्जन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है। यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी चीजें अप्लाई करते हैं, मीन, मीडियन, मॉड का, ताकि हम उसका मीन निकाल सकें। अगर हमें चाहिए उस वेरिएबल की जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन 7 स्टूडेंट्स उसका मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, मॉड निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्पर्जन टेक्निक्स लगा सकते हैं या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज किया जा सकता है अगर हम यहाँ पे कोई बार चार्ट, हिस्टोग्राम या पाई चार्ट का यूज करते हैं तो, ठीक है। ये बात हुई आपकी यूनिवेरिएट डेटा की। अब बात करते हैं वाई वेरिएट डेटा की। किसकी बात करते हैं, वाई
वेरिएट डेटा। देखिए बाई का मतलब है टू, मैंने आपको अभी बताया था, यूनी मतलब वन, बाई मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री, ठीक है, और टेट्रा मतलब फोर। ये सीएस में यूज करी जाने वाली टर्म्स है। इसमें दो डिफरेंट वेरिएबल होते हैं, यानी अभी तक हम ऐसे डेटा के साथ डील कर रहे थे, ऐसे डेटा का एनालिसिस कर रहे थे, ऐसे डेटा पे फोकस कर रहे थे जहां पे हमारा जो वेरिएबल की इन्वॉल्वमेंट थी वो सिंगल वेरिएबल की इन्वॉल्वमेंट थी। अब हम ऐसे डेटा को एनालाइज कर रहे हैं जहां पे दो वेरिएबल की इन्वॉल्वमेंट है, दो वेरिएबल को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। इस टाइप के एनालिसिस में डेटा कॉजेज एंड रिलेशनशिप के साथ डील करता है, यानी यहाँ पे जब एक से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होगी, यानी दो वेरिएबल हो गए, तो उन दोनों वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है और जो उनके एक दूसरे पे इफेक्ट्स हैं, कॉजेज हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको एनालिसिस करना होता है। दिस एनालिसिस इज टू डन टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप अमंग द टू वेरिएबल। यानी सिंपल सा है, यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, वहां पे हम दो वेरिएबल के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं और उनके बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है उसके बारे में भी हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आपके सामने डेटा दिया हुआ है, एक आपके यहाँ पे दो वेरिएबल है, इसमें एक है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एक टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर एक वेरिएबल है जो इंडिकेट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, आइसक्रीम सेल्स है कि अगर इतने डिग्री सेंटीग्रेड है तो आइसक्रीम की सेल कितनी है, तो आइसक्रीम सेल्स एक दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है और किस एक दूसरे पे क्या फर्क पड़ रहा है वो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, उसको आप देखो आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि अगर टेम्परेचर इन डिग्री है, अगर 20 डिग्री आपका टेम्परेचर है तो आइसक्रीम की जो सेल है वो 2000 है, 2000 यूनिट्स मान लीजिए, 2000 आइसक्रीम आपने बेच दी है आपकी कंपनी ने। अगर उसकी टेम्परेचर की जो है आपकी वैल्यू जो है 25 है, यानी टेम्परेचर राइज होता है, गर्मी बढ़ती है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आइसक्रीम सेल क्या है, 2500 है, यानी आपकी जो सेल्स है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। टेम्परेचर में और इजाफा हुआ, टेम्परेचर हुआ 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपकी आइसक्रीम की सेल होगी 5000, और टेम्परेचर में और ज्यादा इजाफा हुआ, टेम्परेचर की वैल्यू जो पहुंच गई वो क्या है आपकी 43 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी आइसक्रीम की सेल और भी ज्यादा बढ़ गई। यानी जो वेरिएबल टेम्परेचर है वो किस पे फर्क डाला है, वो आइसक्रीम की सेल पे डाला है, यानी आइसक्रीम की सेल जो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे ही उस वेरिएबल में चेंजेस होते हैं आइसक्रीम की सेल वाले में भी चेंजेस हो रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। ऊपर दी गई टेबल में यह रिलेशनशिप विजिबल है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सेल्स भी इंक्रीज होती है। दस बाई वेरिएट डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व कंपैरिजन, रिलेशनशिप, कॉजेज एंड एक्सप्लेनेशन। इन वेरिएबल को एक्स एंड वाई एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है तथा इनमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है तथा दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। यानी यहाँ भी आपको वाई वेरिएट वेरिएबल की आपको स्टडी करनी पड़ती है, आप उसके अगेंस्ट एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करते हुए, और उनमें से हमेशा एक वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो एक उनके ऊपर आप स्टडी भी कर सकते हैं कि भाई एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर किस तरह से फर्क डाल रहा है और उनकी वैल्यूज में किस तरह से चेंजेस हो रहा है। तो ये आप आसानी से क्या कर सकते हैं, वाई वेरिएट की स्टडी को एनालाइज करते हुए, आप उसको स्टडी करते हुए ये चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तीसरा है आपका मल्टीवेरिएट डेटा। क्या है आपका, मल्टीवेरिएट डेटा। जैसे कि आपको पता है अभी तक क्या हुआ, यूनिवेरिएट का यूज हुआ, उसके बाद हुआ बाईवेरिएट का, यानी सिंगल वेरिएबल और टू वेरिएबल। मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा, ठीक है, मल्टी मतलब बहुत सारे। तो यानी इसमें 3, 4, 5 जितने भी वेरिएबल का यूज कर सकते हो। अगर ऐसा कोई डेटा है आपके पास जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स का यूज हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका मल्टीवेरिएट। अगर दो का यूज हो रहा है तो बाईवेरिएट, और सिंगल का यूज हो रहा है तो आपका होगा वो यूनिवेरिएट। चलिए लास्ट है ये आपका मल्टीवेरिएट, इसको देख लेते हैं। इसमें डेटा 3 या मोर वेरिएबल के साथ डील करता है, यानी जहां पे 3 वेरिएबल होंगे या उससे ज्यादा वेरिएबल होंगे उसको बोला जाएगा मल्टीवेरिएट डेटा। यह बाईवेरिएट के जैसे ही है बट कंटेन्स मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जैसे कि अभी हमने क्या किया था, बाईवेरिएट डेटा को एनालाइज किया था, उसमें क्या था, दो वेरिएबल थे, एक इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट कौन सा था आपका, वो था आपका टेम्परेचर वाला, डिग्री सेंटीग्रेड वाला, और डिपेंडेंट कौन सा था, आइसक्रीम की सेल वाला। यानी जैसी गर्मी बढ़ेगी, जैसी टेम्परेचर में राइज होगा, आपका क्या होगा, सेल वाला इफेक्ट होगा, यानी आपकी सेल बढ़ेगी, आपकी सेल में इफेक्ट आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी वेरिएबल होते हैं, वहां पे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल डिपेंड था, यहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल एक वेरिएबल पे डिपेंड हो सकते हैं।
इट कंटेन्स मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। इस डेटा पर किस प्रकार की एनालिसिस परफॉर्म करनी है या गोल्स पर डिपेंड करती है, यानी हमें क्या एनालिसिस करना है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमें किस तरह के इसमें किस तरह की चीजों पे एनालाइज करना है, यानी हम किस वेरिएबल पे यहाँ पे फोकस करना है। सम ऑफ द टेक्निक्स आर रिग्रेशन एनालिसिस, पाथ एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। यानी यहाँ पे मल्टीवेरिएट डेटा पे कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया जा सकता है, रिग्रेशन एनालिसिस का यूज किया जा सकता है, पाथ एनालिसिस का यूज किया जा सकता है, फैक्टर एनालिसिस का यूज किया जा सकता है और मल्टीवेरिएट एनालिसिस का यूज यहाँ पे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई एडवर्टाइजर किसी वेबसाइट पर 4 एडवर्टाइजमेंट की पॉपुलैरिटी कंपेयर करना चाहता है, यानी हम चाहते हैं कि भाई एक हमारी वेबसाइट है, मान लीजिए आप गूगल पे सर्च करो या यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, वहां पे 4 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट हैं जिसको आपको उसको कंपेयर करना है। देन देयर क्लिक्स रेट्स could be measured for both men and women and relationship between variables then can be examined। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीवेरिएट डेटा का यूज करते हुए आप उन चारों एडवर्टाइजमेंट को कंपेयर कर सकते हो, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो और आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई वो मेल्स के लिए किस तरह से वर्क कर रहा है और फीमेल्स के लिए किस तरह से वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई ब्रांड का है, आपका ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट है, आपको अलग अलग ब्रांड, आपको फॉर एग्जाम्पल एक शूज का लेना है, शूज का ले लेते हैं तो अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है, 4 एडवर्टाइजमेंट आपने लिए, तो अब आप उन 4 एडवर्टाइजमेंट को साथ साथ यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो मल्टीवेरिएट डेटा की हेल्प से कि भाई इनमें क्या कंपैरिजन है, कौन किससे बेटर है, कौन किसमें क्या मटेरियल यूज हुआ है और किसका क्या यूज हो सकता है ज्यादा। इनके बेसिस पे फाइंड आउट आप कर सकते हो कि मैन पर्पज से या वुमेन पर्पज से ये कौन सा बेटर है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और फाइनली आप उसको एग्जामिन करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो कि हाँ भाई कौन सा आपके लिए बेटर है। तो यहाँ पे इस तरह की एनालिसिस की जाती है, इसको बोला जाता है मल्टीवेरिएट डेटा। तो आज का जो टॉपिक था वो मैंने अब बहुत सिंपल और स्वीट रखा है ताकि हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करें उसमें हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और इसमें इससे फर्दर आगे की इंफॉर्मेशन को हम कवर करेंगे।